आज हम ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिनका नाम डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा है। ये हिंदुस्तान से निकलकर नासा तक पहुंचे और वहां की बुलंदियों को छुआ और साथ ही साथ उन्होंने अपने कई रिसर्च के जरिए नासा का भी नाम जो है वो बुलंदियों पर पहुंचाया। बात करते हैं सर, आपके बारे में तमाम बातें जानी हमने, तमाम चीज़ें समझी, लेकिन आजमगढ़ की सरजमीन से निकलकर वहां तक पहुंचने का किस तरह का सफ़र रहा? आप किसको आइडियल माने, या बचपन से ऐसी इच्छा थी या फिर घर वालों ने आपको प्रेरित किया? सबसे पहले तो मैं भारत समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू, आपकी वजह से मैं लोगों से रीच कर रहा हूं। और मेरा जो सफ़र रहा है आजमगढ़ से नासा तक पहुंचने का, वो कहीं ना कहीं मेरे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिली अपने लाइफ में। और मैं जब भी एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो बुक है अग्नि की उड़ान, जब उसको पढ़ा तो मैं उनके जीवन से बड़ा प्रभावित हुआ कि किस तरह से अब्दुल कलाम जो है वो इस तरह से विषम परिस्थितियों में पढ़ाई की, एरोस्पेस इंजीनियर बने, उसके बाद उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। और कलाम जी का ऑरा जो है वो इतना ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस किया, उनके जीवन से भी बहुत सारी प्रेरणाएं मुझे मिली एक वैज्ञानिक बनने के लिए। और नासा जाने का जो प्रेरणा मिला वो कल्पना चावला जी से मिला, जो कि हमारे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रहीं। तो कहीं ना कहीं नासा का नाम मैंने कल्पना चावला जी के, जब उनका वो गई थी स्पेस में, उससे सुना तो मुझे लगा कि मैं भी नासा में जाके काम करना चाहता हूँ। फिर विज्ञान के क्षेत्र में जब मैं आगे गया तो सर सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। तो मेरे रोल मॉडल्स ऐसे थे जिनके जीवन को मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। एक बच्चा जो है वो सोचता है कि वो सचिन तेंदुलकर बनेगा, एक बच्चा सोचता है विराट कोहली, कोई बच्चा सोचता है कि वो शाहरुख खान बनेगा, सलमान खान, या बॉलीवुड का एक्टर कोई सिंगर बनेगा। मेरे लिए कलाम जो थे वो मेरे हीरो रहे हैं। और मुझे लगा कि मैं अब एपीजे अब्दुल कलाम जैसा एरोस्पेस या इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ। ये सवाल मन में आता है कि आप नासा तक पहुंचे हैं, नासा में कौन कौन से ऐसे काम किए जिनको पूरी दुनिया ने सराहा है? कौन से आपके द्वारा काम किए गए? तो मैंने बताया जैसा कि मैंने नासा में, या हमारी टीम ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और जर्मनी के जर्मनी के हमारे कोलैबोरेटर हैं, स्वीडन के हैं, उनके साथ एक जॉइंट टीम थी। हम लोगों ने वर्ल्ड का फास्टेस्ट लेज़र शीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। और इस टेक्नोलॉजी को अगर मैं सिंपल टर्म्स में ये बताऊं तो बेसिकली इसको हमने इसलिए डेवलप किया कि जब हम ईंधन जलाते हैं, खासकर जब हम कैंडल को आप देखते होंगे, या जब दिया जलाते हैं, या हम खाना बनाते हैं, तो एक लौ जो है वो निकलती है जब ईंधन जलाते हैं। तो उसी तरह से जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तब भी एक लौ निकलती है, और जो लौ होती है, जो आग होती है, उसमें नैनो पार्टिकल होते हैं। और इन नैनो पार्टिकल को समझना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ये नैनो पार्टिकल जो हैं वो कहीं ना कहीं इंजन की जो एफिशिएंसी होती है या जो क्षमता होती है उसको भी समझने में हेल्प करते हैं। और ये लॉ जो होता है उसकी प्रक्रिया जो है वो नैनो सेकेंड में होती है, समय के बहुत ही, या सेकेंड के बहुत ही छोटे हिस्से में होती है। जैसे कि एक नैनो सेकेंड जो होता है 0.0008 शून्य होते हैं, उसके बाद एक होता है, इतना छोटा होता है। तो इस सूक्ष्म प्रक्रिया को देखने के लिए, समझने के लिए आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि उससे भी फास्ट हो। तो नॉर्मल कैमरा जब हम इमेज लेते हैं तो 3 से 40 इमेज एक सेकंड में लेता है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो 12.5 बिलियन फ्रेम्स पर सेकंड पे इमेज लेता है, मतलब 12.5 बिलियन इमेजेस एक सेकंड में ये कैप्चर कर सकता है। इसकी वजह से पहली बार ये पॉसिबल हुआ कि ये नैनो पार्टिकल जो है वो कैसे उनकी उत्पत्ति कैसे होती है लॉ के अंदर, पहली बार हमने इस टेक्नोलॉजी के थ्रू देखा है, जो कि बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। इसकी वजह से ये जो हमने मेरी टीम ने जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे न्यूज़ में और मीडिया पोर्टल्स में ये सारी चीज़ें आई थी। और मैं यही कहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी के और सारे एप्लीकेशन हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में,
हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन जो होता है इसको रोकने के लिए क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि नैनो सेकंड में होता है कार्बन का उत्सर्जन, उससे बहुत चीज़ें जो है वो नुकसानदेह हैं, इंसान के शरीर में तमाम बीमारियां पैदा कर सकता है। और ग्लेशियर जो है वो कहीं ना कहीं पिघल रहे हैं इसकी वजह से, कार्बन अगर जम जाता है वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को, प्रकृति को मजबूत रखने के लिए हम लोग इतनी ऊंचाइयों पर पहुँच गए, इसके लिए भी कोई काम चल रहा है कि इसको कैसे जो है वो मैनेज किया जा सके ताकि हमारा जो आसपास का वातावरण है वो अच्छा बना रहे? जी, जैसे मैंने कहा कि आज जो फ्यूल टेक्नोलॉजी है, जो ईंधन जलने की प्रक्रिया है, कहीं न कहीं ये हमारे पूरे परिवेश में हर जगह, मतलब डे टू डे लाइफ में हर जगह ये एग्जिस्ट करती है आज के समय में। अगर हम ईंधन यूज़ नहीं करेंगे तो शायद से हम खाना नहीं बना पाएंगे, या जो लोग, जिन लोगों के पास अच्छे संसाधन नहीं है, वो शायद कहीं ना कहीं कैरोसिन जला के खाना बनाते हैं। और हम अपनी गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें डीजल या पेट्रोल का यूज़ करते हैं। तो ये सारे कार्बन बेस्ड फ्यूल हैं, और जब हम इसको जलाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कालिख पैदा करेंगे, जिसको सूद पार्टिकल बोलते हैं, या पोल्यूशन पैदा करेंगे। तो हमें कार्बन फ्री सोसाइटी बनाने के लिए हमें जितने भी ईंधन हैं इनको रिप्लेस करना पड़ेगा नए नए फ्यूल से। जैसे कि हाइड्रोजन एक एग्जांपल है। हाइड्रोजन जो है उसको हम जब बर्न करेंगे तो उसमें से कोई भी, बिकॉज उसमें कोई कार्बन नहीं होता है, तो वो कार्बन फ्री कंबशन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही हाईली फ्लेमेबल गैस है, तो उसका स्टोरेज में प्रॉब्लम आता है। वो इतनी लाइट गैस है कि वो कहीं से भी सिप थ्रू हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट फेज में है। फिर उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं हम उसमें डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, फ्यूल सेल्स को स्टडी कर रहे हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन इसको डेवलप होने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो उसका अल्टरनेटिव यही है कि हम ऐसे इंजन बनाएं, चाहे ऐसे यंत्र बनाएं जिससे कार्बन जो है जलने पे कम से कम मात्रा में निकले। या हम अगर उसकी उत्पत्ति को समझ जाएंगे कि किस तरह से ये जटिल प्रक्रिया जो है कार्बन बनने की वो हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू साइंटिस्ट इस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं कि किस तरह से हम एक कार्बन फ्री सोसाइटी बना सकते हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि एक कृत्रिम सूरज बनाने की भी तैयारी चल रही है नासा की तरफ से, उस पे भी वर्क चल रहा है। तो ये किस तरह से जो है वर्क करेगा और इससे क्या लाभ होगा हम लोगों को? अगर कृत्रिम सूरज बना दिया जाता है, छोटा बनाया जाता है, तो उससे लाभ किस तरह का होगा इस दुनिया को? जी, जो कृत्रिम सूरज की बात कर रहा हूँ उसको बेसिकली साइंटिफिक टर्म में न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन में ये है कि हम एक रिएक्शन इनिशिएट करते हैं लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जब हम उस रिएक्शन को शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऊष्मा है वो कई हजार केल्विन में चली जाती है, और उस ऊष्मा को हम यूज़ करना चाहते हैं एज ए एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। और उसमें हम कहीं किसी कार्बन फ्यूल को जला नहीं रहे हैं, इसलिए वो प्रक्रिया बड़ी ही क्लीन होती है। हालांकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको भी अभी भी स्टडी किया जा रहा है, उसको समझा जा रहा है कि किस तरह से फंडामेंटल लेवल पे न्यूक्लियर फ्यूजन काम करता है। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है या हमारी जो कैमरा टेक्नोलॉजी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन को भी स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल हम अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू अभी ये देख रहे हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन के टाइम पे जनरेट होते हैं जब हम लेज़र इग्निशन करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कहीं ना कहीं हम न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टडी करेंगे, और अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टडी कर लेंगे तो शायद हम ऐसे एनर्जी सोर्स को अपने अपने पास या आसपास डेवलप कर पाएंगे जहाँ पे हमें कार्बन की ज़रूरत नहीं होगी, और एक कृत्रिम सूर्य बनेगा जिससे अबंडेंट अमाउंट में एनर्जी हमको मिल पाएगी। सवाल और भी था लोगों के मन में इस तरह का है कि आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी पैदा किया गया, तमाम बातें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया आज भी पहले से ज़्यादा ख़तरे के मुहाने पे खड़ी हुई है। आखिर ये क्या वजह है? तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी तूफ़ान आ रहा है, कभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कभी हर जगह जो है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या हम लोगों ने इतने ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी है? देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है या चाहे जो हमारा पर्यावरण, जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं वो एक रियलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और इस चीज़ को बेसिकली हमें करने के लिए बहुत सारे ऐसे अकॉर्ड्स बने हैं, जैसे कि पेरिस में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, डिस्कस की गई हैं। फिर भी उसके लिए
स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटर की ज़रूरत है, जहाँ पे हम ऐसे लॉ बना सकें कि पॉल्यूशन कम हो सके और शायद हम अपने पर्यावरण को बचा सकें या धरती को बचा सकें। लेकिन ये एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रेसिंग इशू है, जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है। इसको हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो इसी तरह से चक्रवात आएगा, तूफान आता रहेगा, धरती का तापमान बढ़ेगा जब, तो फिर जो सी का लेवल है वो ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि बाढ़ आएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। तो हमें अपने धरती को लेके बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि एक छोटा सा कोरोना वायरस आता है और पूरे हमारी जो लाइफ है उसको अस्त व्यस्त कर देता है। कभी किसी ने सोचा नहीं हुआ कि 2 साल तक हमें मास्क पहन के जीना होगा। तो जब एक छोटे से वायरस को हम नहीं झेल पा रहे हैं, अब सोचिए कि जब धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, चक्रवात जो है हमेशा रेगुलर बेसिस पे आएगा, तो हम किस तरह से धरती पे अपने जीवन को जी पाएंगे नेचुरल वे में, और हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना चाहते हैं। तो इसलिए हमें ये प्रेसिंग इश्यूज जो हैं इसको तुरंत से तुरंत सॉल्व करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम इस तरह के लॉ ले आएँ जिससे कि हम अपनी सोसाइटी में कम से कम ईंधन या ऐसी चीज़ें मतलब अपने एनवायरनमेंट में एज अ वेस्ट या एज अ कह सकते हैं कि एज अ सोर्स ना डालें, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इसका असर पड़े। एक सवाल और भी था कि अभी आपने इतना अच्छा कैमरा बनाया है, नासा में उसके ज़रिए जो है वो तमाम काम किए जा रहे हैं। अब आगे क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग दुनिया के लिए, और जो चीज़ों से लोग अनभिज्ञ हैं, जिनको नहीं जानते, उन चीज़ों को लोगों को पहचानवाने के लिए और क्या कुछ नए रिसर्च अभी चल रहे हैं फिलहाल? देखिए क्या है कि मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी जो है नासा में तो डेवलप हुई है, लेकिन इसका मेन जो श्रेय है वो मैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देना चाहूँगा या हमारी टीम को देना चाहूँगा। दूसरी चीज़ कि नासा में जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा मिशन स्पेसिफिक है। नासा का मेन उद्देश्य है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखना। दूसरी चीज़ कि अगर हम धरती पे, अगर हमारे लिए जीवन इतना दुर्लभ हो जाएगा तो किस तरह से हम दूसरे जगह पे जाके रह सकते हैं, ह्यूमैनिटी को किस तरह से बचा सकते हैं। जैसे कि मार्स मिशन उसमें एक हिस्सा है कि हम चाहते हैं कि मार्स पे एक कॉलोनी बन जाए। अगर धरती पे कल को ऐसा हो जाता है कि धरती पे रहने लायक अगर नहीं रहेगा इंसान के लिए, तो शायद इंसान वहाँ पे चला जाएगा, मार्स पे चला जाएगा और अपने लिए एक नए जीवन की शुरुआत करेगा। तो इस संदर्भ में नासा के बहुत सारे मिशन हैं। और दूसरी चीज़ नासा ये चाहता है कि हम धरती पे जीवन जो है वो किस तरह से शुरू हुआ, इस चीज़ को भी स्टडी करना चाहता है। तो उससे रिलेटेड एक मिशन जो है अभी आने वाला है, उसको यूरोपा क्लिपर मिशन बोला गया है। यूरोपा जो है वो जुपिटर, बृहस्पति का एक चंद्रमा है, और ये चंद्रमा की खासियत ये है कि इसके सतह से पानी के फव्वारे निकलते हैं, और जहाँ पे पानी है वहाँ पे जीवन की जो है संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यूरोपा क्लिपर मिशन के थ्रू वैज्ञानिक जो हैं वो स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं। उस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर कैमरे होंगे, थर्मल कैमरा होगा, स्पेक्ट्रोमीटर होंगे, डस्ट एनालाइजर होंगे, जो कि जाएंगे और यूरोपा के चारों तरफ ये स्पेसक्राफ्ट चक्कर लगाएगा और ये स्टडी करेगा कि किस तरह से जो पानी के फव्वारे निकल रहे हैं, इसमें से जो H2 है, जो पानी है, उसमें क्या क्या अवशेष हैं, क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल। और कहीं ना कहीं ये हमें समझने की कोशिश करे, हमें ये समझने में मदद करेगा कि ठीक है, जीवन जो है वो किस तरह से शुरू हुआ था, चाहे वो धरती पे हो या किसी अन्य ग्रह पे हो। इतनी बुलंदियों पे पहुंचने के बाद हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं आप लोग बाहर जाकर। हिंदुस्तान के लिए कोई सोच, कोई नई चीज़ ऐसी जो आप चाहते हो कि यहाँ भी डेवलप हो, जो दूसरी जगह पे? सबसे पहले तो देखिए, मैं जो हमारी टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है, मेरा पूरा उद्देश्य है कि हम इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी को ले आएँ। इसके सिलसिले में मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गया था, बात हुई थी, और मैं अपने लेवल से जो भी चीज़ें कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं IIT इंदौर में 2019 से काम कर रहा हूँ एज अ विजिटिंग फैकल्टी। अपने PhD के बाद 2018 में मैंने अपनी PhD कंप्लीट की थी। तो मेरा एम यही रहा है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो मैं सीख रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं इंडिया में ले आके उस चीज़ को डेवलप कर सकूँ, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस संदर्भ में ऑल्सो एक काम मैंने और भी किया है कि अभी हमने कल परसों, मैं अभी आज IIT इंदौर से आया हूँ और हम अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिसके थ्रू इस स्टार्टअप का यही उद्देश्य होगा कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है बाहर, चाहे जो मैंने
अपने पीएचडी के दौरान स्वीडन में सीखा है, जर्मनी में सीखा है और अमेरिका में भी जो जाके रिसर्च करके सीखा है, उन टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाया जा सके। और इंडिया में जो रिसर्च संस्थान है जहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग कम है, फॉर एग्जांपल इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, चाहे हमारे आईआईटी जो हैं या आईआईसी बेंगलोर है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का नॉलेज है लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यू नॉलेज है वो जो लैक कर रहा है, कहीं ना कहीं हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, उनको ये बता सकें कि ठीक है आपके पास अगर ये इक्विपमेंट अवेलेबल है तो इससे हम ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, दूसरी भी चीज़ें हम शोध कर सकते हैं। तो ये स्टार्टअप का हमारे मेन उद्देश्य यही है कि नई टेक्नोलॉजी को इंडिया में ले आना, एक मैन पावर जो है उसको ट्रेन करना, बच्चों को ट्रेन करना, नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और फिर जॉब क्रिएशन, इसके थ्रू जॉब क्रिएशन भी करना। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा को सुना। आप नासा में वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनको हिंदुस्तान की बड़ी फिक्र है। ये चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी तरक्की याफ्ता बने, लोगों के दिलों में जगह पैदा करें और उनके लिए जॉब की भी कहीं ना कहीं से गुंजाइश करने की जुगत में लगे हुए हैं। और जिन चीज़ों पर रिसर्च किया है और जिन चीज़ों ने सफलता प्राप्त की है हिंदुस्तान में, उनको यहाँ तक पहुँचाना भी इनका कहीं ना कहीं एक बड़ा लक्ष्य है। कैमरामैन निखिल के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।